हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एग्री इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एग्रो 112 का जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रो 112 है, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी उसका कोर्स टाइटल है। तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर एग्री मेट्रोलॉजी इट्स इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर ये देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी को। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी को मतलब मेट्रोलॉजी हमें क्यों पढ़नी है, हमें मेट्रोलॉजी कहाँ पर यूज़ होगी और इसका एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में यूज़ करके एग्रीकल्चर में मेट्रोलॉजी का यूज़ करके हम अपना क्रॉप कैसे सस्टेनेबल प्रोडक्टिव यील्ड हम अपने फील्ड से ले सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल ने क्या कहा था, मेट्रोलॉजी एक लोअर एटमॉस्फेयर की स्टडी करना है। तो मेट्रोलॉजी एज स्टडी ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर। तो मेट्रोलॉजी क्या है, जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करना है। तो मेट्रो मीन्स मतलब ये मेट्रो जो वर्ड्स है वो कैसे बनाए, देखो मेट्रो मीन्स लोअर एटमॉस्फेयर एंड लोगस मीन्स साइंस। तो मेट्रोलॉगस मीन्स साइंस ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर। उसके बाद मेट्रोलॉजी कैन बी डिफाइन एज, मतलब अब मेट्रोलॉजी की डिफाइन समझो। मेट्रोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर विच डील्स विद द फिजिकल केमिस्ट्री एंड डायनामिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड डायनामिक्स। मेट्रोलॉजी लोअर एटमॉस्फेयर है, उस किसके साथ डील्स करती है, फिजिक्स के साथ। अब देखो मेट्रोलॉजी साइंस है और ये कैसे फिजिक्स के साथ डील्स करती है। देखो आप देखो समुद्र में जो वेव्स बनती है वो भी एक फिजिक्स है। उसके बाद केमिस्ट्री, डायनामिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यही से मेट्रोलॉजी डील्स करती है। और आल्सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट अपॉन द अर्थ सरफेस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है अर्थ सरफेस को और ओशियन एंड देयर लाइफ इन जनरल। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी क्या है और क्लाइमेटोलॉजी क्यों पढ़ना है ये देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट। जो हमारा मौसम है उसकी साइंटिफिक स्टडी करना ही क्लाइमेटोलॉजी है दोस्तों। एंड इट डिस्क्राइब, उसे डिस्कवर करना, बहुत जैसे वो मौसम क्यों बदलता है उसके बारे में डिस्क्राइब करना, डिस्कवर करना। इंटरफेरेंस, क्लाइमेट कैन बी बेसिस ऑफ कॉजेज प्रोसेस दैट जनरेट देम। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स टू द ऑल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू टाइलर 1936, इकोलॉजी इज द साइंस, इकोलॉजी क्या है, साइंस है, ऑफ द ऑल रिलेशंस ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स टू ऑल देयर इन्वायरमेंट। तो क्या है इकोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स टू इन्वायरमेंट। उसके बाद ये भी अकॉर्डिंग टू मैकफेयन, ये भी एक डेफिनेशन है मैकफेयन ने दी हुई 1957 में। इन जनरल, तो ये भी एक डेफिनेशन है। इन जनरल इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और एक साइंस भी है दैट डील्स विथ, किसके साथ डील्स करती है, रिलेशंस टू ऑफ लिविंग थिंग्स टू देयर सराउंडिंग्स। तो इकोलॉजी में देखो इकोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इसका जो ये है मतलब हैबिट है वो उसके साथ रिलेशनशिप टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन कैसा है, इसे इकोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अब एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या है ये देखते हैं। J.W. स्मिथ 1960 में इन्होंने कहा है डिफाइन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की इन्होंने डेफिनेशन कही है एज अ मेट्रोलॉजी इन इट्स रिलेशन टू एग्रीकल्चर। इन शॉर्ट, एग्री मेट्रोलॉजी इज द अप्लाइड ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी। तो क्या कहा है, एग्री मेट्रोलॉजी एक अप्लाइड ब्रांच है मेट्रोलॉजी विच डील्स विद द, किसके साथ डील्स करती है, तो रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट। अब देखो एग्री meteorology is applied branch of meteorology which deals with the relationship between climate, weather and life and
ग्रोथ ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट एंड एनिमल्स। रिलेशनशिप किसके साथ है? क्लाइमेट वेदर का रिलेशनशिप किसके साथ है? ग्रोथ लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखो ये बात सही है। अब देखो, अब क्लाइमेट जब मौसम जब खराब होता है तो हमारे ह्यूमन के साथ साथ जो हमारी फील्ड में क्रॉप है उसे भी अफेक्ट करता है दोस्तों। तो एक प्रकार रिलेशनशिप ही हुआ। अगर देखो ये क्लाइमेट अच्छा रहा तो हमारी क्रॉप हम भी एक प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं, और अगर क्लाइमेट बदल गया तो हम भी एक प्रकार बीमार पड़ते हैं, और हमारे जो एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, और जो क्रॉप है वो भी खराब हो सकती है। उसके बाद लेवल्स ऑफ स्टडी ऑफ मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी की स्टडी हम 3 टाइप पर करते हैं। कौन से टाइप है? माइक्रो स्केल, मीजो स्केल, और जो थर्ड है वो मैक्रो स्केल पर है। तो अब देखते हैं तीनों टाइप कौन से हैं। मैक्रो स्केल, प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग विद इन वेजिटेशन कैनोपीज नियर अर्थ सरफेस, इन इट्स साइज इट्स फ्यू सेंटीमीटर्स, लाइफ स्पैन इट्स फ्यू सेकंड्स। तो माइक्रो स्केल पे हमें जो वेजिटेशन कैनोपीज है, एक थोड़ा ही सरफेस एरिया लेकर हम उसके बेसिस पर हम माइक्रो स्केल पर इसकी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जो मेजो स्केल है, मेजो स्केल में हम थोड़ा एरिया बढ़ा सकते हैं, 10 किलोमीटर्स का एरिया ले सकते हैं, और जो इसका लाइफ टाइम है और ये फ्यू आवर्स तक है। एग्जांपल देखो, थंडर स्टॉर्म। माइक्रो स्केल पर हम थंडर स्टॉर्म इसकी स्टडी करते हैं। और जो मैक्रो स्केल है, मैक्रोस मतलब बहुत बड़ा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 स्केल। ये आगे 2 स्केल में और बढ़ता है। कौन से? साइनेप्टिक स्केल और प्लानिटरी स्केल। द सिस्टम हैव अ डायमीटर ऑफ फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स। साइनेप्टिक स्केल में फ्यू थाउजेंड मतलब बहुत बड़ा इसका एरिया हो गया, और इसकी लाइफ टाइम ऑफ अबाउट 5 डेज। और इसके एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल स्टॉर्म, साइक्लोन्स। और जो प्लानिटरी स्केल है, दिस सिस्टम्स हैव अ डायमीटर ऑफ 5000 to 10,000 किलोमीटर। तो हमने जो स्टडी के देखे हैं तो माइक्रो, मीजो और मैक्रो स्केल देखे हैं। और मैक्रो स्केल में 2 नाते हैं, वो साइनेप्टिक स्केल और प्लानिटरी स्केल। अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, हमें मेट्रोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए, उसका मेट्रोलॉजी का हमारे जो रेगुलर लाइफ है उसको क्या अफेक्ट होता है, क्या बेनिफिट होता है, ये देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सोशल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर अफेक्टेड बाय वेदर एंड क्लाइमेट। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर है, वो तो अफेक्ट होती है डायरेक्टली, ओवरऑल सब अफेक्ट होता है वेदर और क्लाइमेट से। ऑल्सो अफेक्ट सस्टेन ह्यूमन लाइफ। तो मैंने पहले ही कहा है, अगर क्लाइमेट मौसम खराब रहा तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं, हमें भी अफेक्ट होता है लाइफ, एनिमल्स। ऑल्सो अफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, पेस्ट, प्लांट, दस फॉरेस्ट एंड मरीन कल्चर ऑल टाइम्स ड्यूरिंग एवरी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एवरी ग्रोथ एंड डेवलप होने के लिए इतने भी जो मैंने कही है टर्म्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, पेस्ट, प्लांट्स, इन्हें डेवलप होने के लिए एक बहुत अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए। अगर मौसम ख़राब हो तो इनकी जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो सकती है, अच्छी नहीं हो सकती। तो इसके साथ इनके लिए क्लाइमेट और वेदर अच्छा होना चाहिए। अब देखो किस किस के लिए स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, इम्पोर्टेंट ऑफ मेट्रोलॉजी है। तो सेफ नेविगेशन। सेफ नेविगेशन मतलब जो हमारे समुद्र में जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए एक सेफ इसका नॉलेज है। अब देखो, फॉर सेफ नेविगेशन ऑन द सी द नॉलेज ऑफ एडवर्स वेदर्स। जो अगर मौसम जो हमारे सी में मतलब जो हमारे समुद्र का जो वेदर है वो एडवर्स है, हम इस फॉर सेफ नेविगेशन
On sea, the knowledge of adverse weathers, that is large tidal waves, ocean waves, high speed wind, cyclone, storms is need to which is supplied in weather forecast from meteorology. तो मेट्रोलॉजी का नॉलेज पाकर हम इन सब टर्म्स को, जो लार्ज टाइडल वेव्स है, ओशन वेव्स है, हाई स्पीड वाइंड से, साइक्लोन स्टॉर्म्स है, इसका एक फोरकास्ट कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम अगर से समुद्र में जाना चाहते हैं तो इसका नॉलेज लेकर हम अपना जीवन बचा सकते हैं। उसके बाद शिप एविएशन फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू एयर, हम जो हवाई माध्यम से एक प्लेस से अनदर प्लेस पे जाते हैं तो हमें एक एविगेशन सा मेट्रोलॉजी का या एक नॉलेज होना चाहिए। और इस नॉलेज की बेसिस पर हम एक अच्छी यात्रा तय कर सकते हैं। अगर इस मेट्रोलॉजी का हमें अंदाज़ा नहीं हुआ तो लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, हाई स्पीड विंड एंड देयर डायरेक्शन, थंडरस्टॉर्म, फॉगी एटमॉस्फेयर, इन सब चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है। और इसे अवॉइड करना है तो हमें इस मेट्रोलॉजिकल टर्म्स का एक बहुभी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है मेट्रोलॉजी का। मेनी इंडस्ट्रीज फॉर देयर रॉ मटेरियल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड अकॉर्डिंग टू लोकेशन इज डिसाइडेड, सो इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर द वेदर एंड क्लाइमेट। एग्जाम्पल शुगर मिल्स। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ क्या है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और एग्रीकल्चर क्लाइमेट पर डिपेंड है दोस्तों। उसके बाद 4th नंबर पर है एनिमल प्रोडक्शन, beef, poultry, milk production also depend on weather and meteorological provides the information for successful animal production and animal husbandry। तो एक बहुत ज़्यादा मेट्रोलॉजी पर भी ये डिपेंड करता है। उसके बाद फिशरीज, फिशरमैन नीड इंफॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक चेंजेस बिफोर दे प्रोड्यूस before they proceed on sea fishing and this is possible from meteorological knowledge। अब देखो फिशरीज मतलब जो मच्छी पकड़ने वाले होते हैं वो समुद्र में जा रहे होते, अगर उन्हें मेट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं हुआ तो वो जाएंगे और अगर वहाँ पे स्ट्रोम हो गया, विंड, उसके बाद वेव्स आ गई तो खतरा हो सकता है उनके लिए। उन्हें क्या होना चाहिए, मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो इरिगेशन रिसोर्सेज है, व्हेन द हाउ मच इरिगेटेड इज आल्सो डिसाइडेड फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब देखो बारिश होने वाली है और हम बारिश होने से थोड़ा पहले हमारी क्रॉप को इरिगेट करते हैं, मतलब पानी देते हैं, और उसके बाद बारिश होती है तो हमने इरिगेशन किया हुआ क्या मायने रखता है क्या? कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको पता होगा कि थोड़ी देर में बारिश गिरने वाली है तो आप क्या करेंगे कि इरिगेशन स्टॉप कर देंगे और इससे आपके क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। उसके बाद लैंड यूज़ प्लानिंग, अगर मेट्रोलॉजी का नॉलेज आपके पास है तो आप प्रीवियस क्रॉप का एक फोरकास्ट करके आप अपनी आगे वाली क्रॉप लगा सकते हैं और एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है मेट्रोलॉजी। मैंने आपको बताया कि अगर मौसम अच्छा रहा तो हमें थोड़ा सा हैप्पी फील होता है, हमें एक बहुत अच्छे से फील होता है। अब देखो ह्यूमन बींग्स ट्राई टू acclimatize himself with the prevailing weather condition. For this many manage for type of clothing, housing, food, habits। अब देखो ह्यूमन लाइफ, clothing, warm clothes during winter and the clothes during summer, thin clothes during summer are used। हमें पता लगेगा कि विंटर सीजन में
वार्म क्लॉथ्स पहनने हैं। और जो समर सीज़न है, अगर आप समर सीज़न में वार्म बहुत ज़्यादा वार्म क्लॉथ पहने तो आप ऐसे गर्मी के मारे आपको बहुत इरिटेटिंग फील होगा। और हाउसिंग, डायरेक्शन ऑफ विंडोज डोर्स फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन, रूफिंग, प्लेन इन अ लो रेनफॉल, अगर जहाँ पर कम बारिश पड़ती है गिरती है वहाँ पर आप प्लेन रूफिंग कर सकते हैं। और जहाँ पर सैनिटरी रूफ मतलब बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है वहाँ पर आप थोड़े स्लोप वाले रूफ्स लगा सकते हैं। उसके बाद जो फूड हैबिट्स है, हेवी डाइट ड्यूरिंग विंटर सीजन इज रिकमेंडेड वेयर ड्यूरिंग समर सीजन मोर क्वांटम और वाटर कंजप्शन इज नीडेड। आपको क्या होगा, अगर आप समर में बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होगा। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ, तो मैंने आपको पहले ही कहा है मौसम अच्छा रहा तो आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, और अच्छा नहीं रहा मौसम तो आपको भी बहुत ज़्यादा डिसीज़ का सामना करना पड़ेगा। अब देखो कौन से ऐसे डिसीज़ है आपको ख़राब मौसम में हो सकते हैं। तो इफ़ एनी सडन चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन इज एक्सपीरियंसड टू रिजल्ट इनटू एपिडेमिक्स ऑफ मलेरियल फीवर। मलेरियल फीवर आपको ये डिसीज़ आपको एक मौसम खराब होने के में आपको देखने को मिलेगा। अस्थमा इन पेशेंट सफरिंग फॉर ड्यूरिंग क्लाउडी कंडीशन, अगर क्लाउडी कंडीशन हो गई तो अस्थमा पेशेंट के लिए ये बहुत मतलब अच्छा नहीं है अस्थमा पेशेंट के लिए क्लाउडी सीज़न। उसके बाद कॉमर्स में भी मेट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है। वो कैसे, ट्रेडिंग ऑफ एनी आइटम इज़ मेड अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब हम एक नीड क्या है हमारे मार्केट में नीड किसकी है वो पता करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे वेदर, जैसे गम, शूज़, अम्ब्रेला, रेनकोट शूज़, जो हम ये विंटर सीज़न मतलब सॉरी रेनी सीज़न में ये बनाते हैं। और इसका जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न में, मतलब जब इसकी नीड है उसे हम बनाकर बेच सकते हैं और अब प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये किससे आता है, ये हमारे मेट्रोलॉजी के नॉलेज से आता है। वुलन क्लॉथ इन विंटर सीज़न, वुलन क्लॉथ हमें समर सीज़न में नहीं बना भी सकते और बिक भी नहीं सकते ये वुलन क्लॉथ। कोल्ड ड्रिंक्स हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं समर सीज़न में, हम ये विंटर सीज़न में प्रेफर नहीं करते। उसके बाद थोड़ा सा लंबा चैप्टर है दोस्तों, तो इससे आपको उसके बाद जो इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में मेट्रोलॉजी का स्कोप क्या है ये देखेंगे। मेट्रोलॉजी का जो नॉलेज है यह यूज़ करके हम हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो फील्ड में क्रॉप है उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, हाई यील्ड कैसे ले सकते हैं, कैसे कम कॉस्ट में हाई यील्ड ले सकते हैं, ये सब बातें हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो वेदर एंड क्लाइमेट इज resource and considers as basic input of resource in agriculture. Planning every plant process related with growth, development and yield of the crop is affected by weather. तो मैंने पहले ही कहा है कि वेदर से हमारा जो क्रॉप है वो अफेक्ट करता है, एज ग्रोथ में करता है, डेवलपमेंट में करता है, यील्ड में करता है। सिमिलरली एवरी फार्म ऑपरेशंस such as plugging, harrowing, land preparation, weeding, irrigation, manuring, spraying, dusting, harvesting, threshing, storage and transport at farm produce are affected by weather. अब देखो प्लगिंग करने के लिए आप ट्रैक्टर आपके खेत में ले जाते हैं और मौसम ख़राब होने की वजह से बारिश गिरती है तो आपका ये तो अफेक्ट हो गया ना, ये तो आपका अफेक्ट ही हो गया ड्यू टू वेदर। ऐसे ही इरिगेशन में तो आपको मैंने पहले बताया, हार्वेस्टिंग, आपकी क्रॉप हार्वेस्ट करने के लिए आई है और मौसम ख़राब रहा तो ये टोटली आपका लॉस ही हुआ ना। ये इसे अफेक्ट करता है वेदर और क्लाइमेट हमारी क्रॉप को। उसके बाद जो स्कोप एग्री मेट्रोलॉजी कैन बी
इलस्ट्रेटेड थ्रूज द फॉलोइंग एप्लीकेशन। तो ये पॉइंट से वो बारी बारी से हम अगली स्लाइड में इन्हें देखते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्लाइमेट, क्रॉप प्लानिंग फॉर स्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन, ये जो पॉइंट्स है ये इनलिस्ट कर दिए हैं। तो आपको अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो आप ये भी लिखे तो आपको थोड़े मतलब एग्जैक्ट मार्क नहीं, लेकिन आपको थोड़े कम बहुत मार्क मिल सकते हैं। और इन्हें थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो हम इलेबोरेट करके देखते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्लाइमेट, हम एग्रीकल्चर क्लाइमेट का एक फोरकास्ट कर सकते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग क्रॉप ग्रोइंग सीजन, हम एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो करना चाहिए, इस पर्टिकुलर क्रॉप को कौन सा क्लाइमेट डिपेंड करता है, मतलब कौन सा क्लाइमेट अच्छा होता है। तो एक ऐसा एक कैरेक्टराइजेशन ले सकते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग क्रॉप ग्रोइंग सीजन, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, वाइंड ह्यूमिडिटी, etc important climate factors on which growth, development and yield of the crop, किस क्रॉप के लिए ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये जो पॉइंट्स ये लगते हैं, हम एक फोरकास्ट, एक अंदाज़ा ले सकते हैं। उसके बाद जो क्रॉप प्लानिंग फॉर स्टेबलाइजिंग इन प्रोडक्शन, ये देखते हैं। टू रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर, हम एक मेट्रोलॉजी का नॉलेज लेकर हमारी जो क्रॉप की लॉस है, फेल्योर का जो मतलब फेल्योर है, वो एक रिड्यूस कर सकते हैं। और क्लाइमेट पार्ट सो एज गेट स्टेबलाइजिंग यील्ड इवन अंडर वेदर एडवर्सिंग सुटेबल क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, कॉन्टिजेंट क्रॉपिंग प्लानिंग कैन बी selected by considering water requirements of crop, effective rainfalls and available soil moisture। उसके बाद क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स वेरियस फार्म ऑपरेशन सच एज सोविंग, फर्टिलाइजर, प्लांट प्रोटेक्शन, इरिगेशन, शेड्यूलिंग। उसके बाद क्रॉप मॉनिटरिंग, हम क्रॉप की देखभाल कर सकते हैं। चेक क्रॉप हेल्थ, ग्रोथ, परफॉर्मेंस ऑफ द क्रॉप, सुटेबल मेट्रोलॉजिकल टूल such as crop growth model, water balance technique and remote sensing etc can be used। उसके बाद जो क्रॉप मॉड्यूलिंग एंड यील्ड फोरकास्टिंग, सुटेबल क्रॉप मॉड्यूल डाइवर्स्ड फॉर द पर्पज कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और प्रिडिक्ट द रिजल्ट अबाउट द ग्रोथ एंड यील्ड। रिसर्च ऑफ क्रॉप क्लाइमेट रिलेशनशिप, हम रिसर्च कर सकते हैं जो क्लाइमेट को टॉलरेट नहीं करते क्रॉप, उन्हें हम जीन इंटरैक्ट करके, जो क्लाइमेट में टॉलरेट करते हैं उनके जीन इंटरैक्ट करते एक बहुत अच्छी वैरायटी बना सकते हैं जो क्लाइमेट को टॉलरेट करे। एग्रोमेट्रोलॉजी कैन हेल्प द अंडरस्टैंड क्रॉप क्लाइमेट रिलेशनशिप, तो मैंने अभी बताया आपको, वैसे जो क्रॉप क्लाइमेट को टॉलरेट करे वैसी वैरायटी हम बना सकते हैं। उसके बाद क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ सच एज फ्रोस्ट, फ्लोड, ड्राफ्ट, हील, स्ट्रोम, जो बड़े बड़े पहाड़, हाई विंड्स, ज़्यादा जोर की हवा, कैन बी फोरकास्ट एंड क्रॉप कैन बी प्रोटेक्टेड। जो हम क्या कर सकते हैं, मतलब मालूम क्या, फ्रोस्ट होता है, जो कोहरा होता है, फ्लोड्स, जो ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से जो पानी जमता है। उसके बाद जो ड्राफ्ट, मतलब बारिश नहीं होने से ड्राफ्ट मतलब सूखा पड़ता है। हिल्स, स्ट्रोम्स, हाई विंड कैन बी फोरकास्ट, इसका एक अंदाज़ा लेकर हम अपने क्रॉप को बचा सकते हैं। और जो 8 नंबर का है, क्लाइमेटिक एज अ टूल एज डायग्नोसिस सॉइल मॉइस्चर ट्रेस, हमारे फील्ड में कितनी सॉइल मॉइस्चर है ये भी हम चेक कर सकते हैं। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का एक नॉलेज लेकर एक बहुत बेहतरीन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसका हम एक अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखते हैं द सेट ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल वेदर कंडीशन फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ लाइव स्टॉक।
तो जैसे मैंने कहा एक सेटअप कर सकते हैं फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन का, और उससे हमारी जो लाइव स्टॉक है उसकी एक बेहतरीन ग्रोथ डेवलपमेंट करके हम एक अच्छा प्रोडक्शन लेकर हम एक बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद जो 10 नंबर पे है सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर। जो सॉइल फॉर्मेशन होती है वो टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड, ये बहुत इस पर डिपेंड करती है। etc दस क्लाइमेट इज मेजर फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। तो मेट्रोलॉजी सॉइल फॉर्मेशन भी एक बहुत बड़ा योगदान प्रोवाइड करती है। तो इतने सारे 10 थे, आप इनलिस्ट करके 10 को 1, 2, 4 को जो एक्सप्लेन करते हो तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं, और ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो मैंने ये पूरा चैप्टर आपको एक शॉर्ट में बताया है। तो ऐसे ही मैं आपको पूरे जितने भी चैप्टर से जितने भी आपको सब्जेक्ट है उसके लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद आए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो और ये जो PDF है, नोट्स है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ये PDF ड्राइव से मिलेगा, आप वहाँ से आपको विजिट करना है और आप डाउनलोड करके पढ़ाई करनी है। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।